इस चौक को मैं देखो तेजी से फेंकता हूं, ये तेजी से फेंक दी मैंने, दिखी नहीं दिखी होगी, तेजी से फेंकी जा रही है, ये गई चौक तेजी से। लेकिन अगर मान लो मैंने इसको धीरे से फेंका ऐसे, तो ये लो हाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड गाइड कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा एक ऐसा फिनोमेना है जो वाकई में बहुत ही लाजवाब है और ये अक्सर आप लोगों ने अपने सराउंडिंग्स में देखा होगा। हम लोग क्लास 10th की सीरीज में चैप्टर का नाम है लाइट, ये कंप्लीट कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर्स, राइट। और बहुत सारे इसके यूसेज, एप्लीकेशंस, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, बहुत सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर किए थे। मतलब 1.5 पार्ट हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब जो क्लास 10th का हमारा इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है उसका नाम है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जो कि कुछ मतलब जादू जैसा दिखता है। सपोज आपके पास एक ग्लास है और उस ग्लास में आपने एक पेंसिल को डाल दिया, पेन या पेंसिल कोई भी चीज आपने डाली, तो अगर आप उसको थोड़ा सा दूर से देखते हैं ना, ओके, लोकेशन को सेट करते हैं, तो आपको जो पेंसिल है वो कैसी दिखाई देगी, बेंड हुई दिखाई देगी। ऐसा लगेगा जैसे पानी के अंदर वो पेंसिल जो है कट के आधे से दूसरी जगह से जुड़ी हुई है। ठीक है, थोड़ा अजीब रहता है। जैसे मान लीजिए एक बाल्टी में आपने थोड़ा सा पानी भरा और थोड़ा सा क्या पानी भर दिया और क्या, और उसमें आप कोई कॉइन डालेंगे ना, तो कॉइन आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगा। उठा हुआ का मतलब क्या, उसकी रियल डेप्थ जो होगी वो हमें नहीं समझ में आएगी, अपीरेंट डेप्थ हमें दिखाई देगी, राइट। और ये सारे के सारे फिनोमेना किससे रिलेटेड है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम लोग टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन। इस टॉपिक को जब हम लोग खत्म करेंगे इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। एक्चुअल में लाइट चैप्टर जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में मतलब अप्रॉक्स 7 to 9 मार्क्स का 100% देना है, जिसमें कि वो कुछ मार्क्स मिरर से लेते हैं और कुछ मार्क्स कहां से उठाते हैं, लेंसेज से उठाते हैं, राइट। तो लेंसेज का जो फिनोमेना है वो रिफ्रैक्शन के थ्रू पढ़ना है। चलो बात करते हैं रिफ्रैक्शन के। रिफ्रैक्शन, सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन भाई। लाइट का एक ऐसा फिनोमेना जिसमें बाउंस बैक होती है लाइट, तो हमने सीख लिया कि वो कहलाती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके बाद एक नया फिनोमेना पढ़ेंगे, जब 12th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, बहुत सारे ऐसे फिनोमेना पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन क्या है, अगर मान लीजिए कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होती है, ठीक है, या इंसिडेंट होती है। अब मुझे इंसिडेंट क्या है बताने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफर होने का मतलब सपोज मान लीजिए कि ये एक हमारे पास नीचे भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, ठीक है, और यहां से ये है रेयर रास्ता जहां पर आप चलते हैं, तो ये इस मीडियम से क्या हुआ, इस मीडियम से लाइट इसमें एंटर कर रही है, ओके। तो जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, अब मैं आपको बता दूं कि मीडियम क्या होता है। देखो मीडियम दो तरह से होते हैं, या तो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम होगा और या तो वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होगा। कैसे, अगर मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस है हमारे पास, चाहे वो फ्लूइड हो चाहे सॉलिड, और उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, राइट, उनके बीच के जो एटम्स हैं उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, तो इस टाइप का मीडियम कहलाता है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, राइट। इसके बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो फ्लूइड हो चाहे वो सॉलिड हो, अगर उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो गैप है, इंटरमॉलिक्यूलर गैप, वो कम है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा है, तो वो कहलाता है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा ये एयर है, एयर फ्लूइड है, और फ्लूइड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि वो टहलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना, वो पार्क बना के रखते हैं अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को, राइट। तो जैसे आप पार्क में टहलते रहते हैं, तो एयर कैसी मीडियम हो गई, रेयरर मीडियम हो गई। चलो अगर मैं बात करूं दूसरे हैंड में वाटर कैसा मीडियम हो गया, तो अगर कंपेयर करूं मैं कि वाटर और एयर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो वाटर जो है डेंसर होगा। क्यों, क्योंकि वो अब वो गैसियस स्टेट में नहीं है, राइट। एयर क्या है, गैसियस स्टेट में, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो कंपेयर टू द गैस वो पास है, तो डेंसर हो गया, राइट। समझ में आई। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अब ग्लास को कंपेयर करूं मैं किससे, वाटर से, राइट। तो अब ग्लास के कंपेयर में वाटर क्या है, क्या हो जाएगा, रेयरर हो जाएगा, और ग्लास कैसा हो जाएगा, डेंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर ऑफ स्पेस क्या हो, ज्यादा हो, रेयरर कम हो तो डेंसर। और क्यों ऐसा होता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में, राइट। चलिए बात करते हैं। तो जब कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से, चाहे वो ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयरर जा रही है या ऑप्टिकली रेयरर से वो ऑप्टिकली डेंसर जा रही है, इस केस में
लाइट अपना रास्ता चेंज कर देती है। बात समझ में आई? अपना ट्रेवल करने का तरीका चेंज कर देती है। मतलब सीधे जा रही है, पता चला वो किसी तरफ बेंट हो गई, हो सकता है वो अवे हो गई, राइट, ये टुवर्ड्स हो गई। तो ये सारा जो फिनोमेना आता है वो किसके थ्रू आता है? रिफ्रैक्शन के थ्रू आता है। तो अब ये तो बुक में लिख के तो नहीं आओगे आंसर में कि भाई ये सब फिनोमेना रिफ्रैक्शन के थ्रू आता, नहीं। अगर लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो लाइट अपना रास्ता चेंज करती है, यह फिनोमेना कहलाता है रिफ्रैक्शन। फिर पॉइंट नंबर 1 कैसे चेंज करती है जरा समझिए। अगर लाइट रे कहां से जाती है? रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंट होती है। कैसे? अगर मान लीजिए मीडियम रेयरर है, ये डेंसर है, अगर मैं देखूं तो इस सरफेस को मैं इंसिडेंट सरफेस बना सकता हूं, यहीं से तो बेंट होना शुरू होगी, यहीं से मीडिया चेंज होगा, राइट। तो हमारे लिए यहां पर इंसिडेंट के लिए नॉर्मल लाइन कुछ होगी कि नहीं होगी? नॉर्मल पर क्या है, क्या होती है? नॉर्मल है। क्या देखा कि अगर ये बेंट ना हो रही होती तो ये लाइट क्या होती? कुछ इस तरह से निकल जाती है, लाइट रे कुछ इस तरह से निकल जाती, लेकिन बेंट हो गई तो किधर की तरफ बेंट हो गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा स्टूडेंट, ऐसा क्यों होता है जरा समझिए। अगर मान लीजिए आपको कह दिया जाए कि किसी आप खाली रोड पे साइकिल चलाओ तो आपकी स्पीड बहुत परफेक्ट होगी, मतलब आप अच्छे स्पीड से साइकिल लेकर जा रहे होंगे, लेकिन आपको कह दिया जाए एक अच्छे डेंस एरिया में जहां पर खूब सारा ट्रैफिक हो, वहां आप उतनी ही स्पीड से साइकिल चलाओ तो चला पाओगे क्या? तो मेरे भाइयों बहनों, आप नहीं चला पाओगे, राइट। फिर मैं आपको बता देता हूं कि लाइट रे आई तो रेयरर में जगह बहुत था, गैप था, भीड़ नहीं थी, तेजी से आ गई। लेकिन जैसे डेंसर में एंटर करती है, भाई साहब बहुत भीड़ है, बहुत डेंसिटी है, बहुत ट्रैफिक है, तो उसकी स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई। तो स्लो होने की वजह से वो क्या हो गई? थोड़ी सी बेंट हो गई। और अगर स्लो ना होती तो जिस स्पीड से आ रही थी उसी स्पीड से निकल जाती। यस और नो? रीजन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि क्यों लाइट में रिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या? पॉइंट नंबर 1 ये कि अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है तो वो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल की बिहाफ पे काम करती है। नाउ मूविंग टू द पॉइंट नंबर 2, अगर सेम एज ये लाइट क्या करे? वापस जाए, ठीक है, मतलब रिवर्स हो जाए, मतलब अब डेंसर से रेयरर में हमें अगर ले जाना है तो सपोज दैट ये वाटर है, ये वाटर है और ये हमारे पास क्या है? रेयरर मीडियम है। ये है मीडियम डेंसर और ये है मीडियम रेयरर, ठीक है। ये दूसरा फिगर है, ध्यान दीजिएगा, कंपेयर मत कीजिए फिगर नंबर 1 फिगर नंबर 2, ठीक है। अब डेंसर से कोई लाइट रे आ रही है, ठीक है, नॉर्मल होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा, मीडिया चेंज हो रहा है तो इसके लिए इंसिडेंट बनेगी, ठीक है, आ गई। तो देखो क्या होगा? ये होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्या हो जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो आपको दिख रहा है कि अगर ये इसमें रिफ्रैक्शन फिनोमेना ना हुआ होता तो क्या होता? ये कुछ इस तरह से आ रही होती, कि कुछ सीधी इस तरह से निकलती, राइट। डॉटेड बना दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ये बना दिया मैंने। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन हुआ तो देखो नॉर्मल से क्या हो गई? अवे हो गई। क्यों? अब मान लो आप चले अपने घर से और आपको भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं मिला तो आपकी स्पीड तेज हो गई, तेजी से आप निकल गए, लेकिन जैसे ही भीड़ भाड़ वाला इलाका मिला तो आपकी साइकिल की स्पीड लो हो गई, स्लो हो गई, ठीक है, स्लो हो गई। तो आप जिस पोजीशन से जाना चाह रहे होंगे उस पोजीशन से नहीं निकले, लेकिन जैसे ही वो भीड़ भाड़ खत्म, ट्रैफिक खत्म, तो वापस से आप अपनी स्पीड पकड़ लेंगे कि नहीं पकड़ लेंगे? तो फिर से आपकी स्पीड क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? पक्का। एक और एग्जांपल देता हूं। सपोज मेरे पास ये एक चौक है और एक चौक को, छोटी चौक को मैं देखो तेजी से फेंकता हूं, ये तेजी फेंक दी मैंने, दिखी नहीं दिखी? नहीं दिखी होगी, तेजी से फेंकी, ये जा रही है, ये गई चौक तेजी से। लेकिन अगर मान लो मैंने इसको धीरे से फेंका ऐसे, ये लो भाई, अब तो चौक कहां गिरी? अब स्पीड कम हो गई तो वो कैसी हो गई? वो ऐसे बेंट कर गई। बात समझ में आया कि नहीं आया? और स्पीड कम और तेज मतलब फास्ट और स्लो कब हो सकता है? जब ऑप्टिकली रेयरर हो तो फास्ट रहता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैप ज्यादा है, तो लाइट आई और सीधे स्ट्रेट निकल गई। यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस गैप कम है तो भीड़ भाड़ के इलाके में थोड़ा सा उसको कंजेस्ट होना पड़ता है, इसलिए उसकी स्पीड क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। आई होप स्टूडेंट मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। So what is refraction? When light travel from one medium to the another medium, it changes path. First case में क्या? When light travel from rarer medium to the denser medium, it bends towards the normal. And when light pass through the denser to the rarer, it away from the normal. बात समझ में आ रही है? यही है रिफ्रैक्शन फिनोमेना। बताओ कौन सा इसमें तो पढ़ा दी मैंने, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए फटाफट इसको छाप लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूं।
अब सुनने में आता है भाई कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, राइट? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, क्या कहता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना। क्यों नहीं डरना, जरा समझिए क्यों नहीं डरना। भाई पहला जो लॉ होता है वो क्या होता है, सेम जो रिफ्लेक्शन में पढ़ के आए हैं, और बहुत बच्चे इसी रीजन से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने खुद कभी कभी नोटिस किया होगा, आप में से कुछ बच्चों ने, सभी नहीं, जिनके कंसेप्ट क्लियर है तो ओके, लेकिन कुछ बच्चों के कंसेप्ट क्लियर होने से रह जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, बार बार थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, बोलना चाहिए, रास्ते में चलते याद करते रहना चाहिए। तो रिफ्रैक्शन में पहला जो लॉ होता है वो सेम एज अ रिफ्लेक्शन होता है, राइट? और इसी वजह से कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जब रिफ्रैक्शन पूछा जाता है तो रिफ्लेक्शन बताते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक एक्सपीरियंस मान लीजिए, जो हमारे बैचेस चलते हैं ऑफलाइन, तो उसमें बच्चों से पूछता हूं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो रिफ्लेक्शन बता रहे होते हैं। और आज ही एक तो इंसिडेंट तो आज ही हुआ है, फिर मैंने दिया घुमा के, राइट? चलो, तो क्या है पहला रूल, आपने याद होगा, पहला जो लॉ है वो कहता है कि रे ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, और इसके बाद नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे उसमें था, इसमें था रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे मीट एट सेम प्लेन सेम पॉइंट, बिल्कुल सही बात है। सेम प्लेन का मतलब हो गया सेम मीडिया, सेम मीडिया जहां पर मीडिया चेंज हो रहा है, राइट? तो पहला रूल तो यही है, मीट, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरे पॉइंट को हम लोग ये कह सकते हैं, देखो जरा, ये क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना? चलो, बहुत बढ़िया बात है, इसको अभी थोड़ा ध्यान में रखना। और दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर बात करूं मैं साइन एंगल आई की, आई एंगल की बात करूं, जरा ध्यान दो, ये फिगर एक बन रहा है, कुछ इस तरह से फिगर बन रहा है, देखो ये फिगर है, ये नॉर्मल है, ठीक है, इसके बाद एक कुछ इस तरह से रे आ रही है, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से निकलती है। अगर मैं इसको मैच करा दूं ए बी सी, और इसको क्या करा दूं मैं, मैच करा दूं, ठीक है। साइन का एक केस पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा आपने, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। जरा देखो इधर, तो अगर मैं बात करूं, ये बेस है, नॉर्मल क्या है हमारे पास, बेस है, जो कि ऑलरेडी सब में गिवन रहती है, और ये क्या है, एंगल, ये है परपेंडिकुलर, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है कि नहीं है परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपो, ठीक है। तो साइन एंगल की अगर बात करूं इस एंगल की, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये तो 90 डिग्रीज है, तो ये हो जाएगा साइन, मतलब जो हाइपो और परपेंडिकुलर का रिलेशन बता रहा है वो किसका बता रहा है, साइन थीटा बताता है। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने यहां पर लिख भी दिया हुआ है, पी बी पी एंड एच एच बी, होता है ना। तो साइन का क्या हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रिलेशन हुआ। तो देखो अभी नॉर्मली 10th के अकॉर्डिंग, 12th में जाओगे तो ये दूसरा कुछ है, देखो जरा, तो यहां पर साइन थीटा लिया मैंने, तो साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है, आई, तो ये हो जाएगा साइन आई, क्या हो जाएगा, साइन एंगल आई। खैर, आई होप ये समझ में आया होगा। जरा आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड वाला जो रूल कहता है वो क्या कहता है कि साइन एंगल आई, साइन एंगल आई एंड साइन एंगल आर का जो रेशियो है ना, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब चाहे वो ऑब्जेक्ट एक रेयरर से डेंसर में जा रहा है और उसी डेंसर से वापस से रिवर्स ले रहा है बाहर की तरफ, मतलब डेंसर से रेयरर में, तो ऑलवेज जो साइन एंगल आई होगा, साइन एंगल आई होगा और साइन एंगल आर होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक कांस्टेंट होगी। फिर थोड़ा सा टेंशन हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है भाई, यहां पर आई ज्यादा दिख रहा है, यहां पर आर कम दिख रहा है, लेकिन जब वापस से यहां से रिवर्सिबिलिटी होगी तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, तो कांस्टेंट आने के चांसेस है ही नहीं, है ना। अब जरा देखो क्यों नहीं है, फिर जरा समझो। अगर मान लो ये हमारे पास एक कोई डेंसर मीडियम का ब्लॉक है, कोई रे आई, बेंट हुई, फिर अवे हो गए, भाई अब बेंट से निकलेगी तो अवे हो जाएगी ना, और ये नॉर्मल हुआ, इसके लिए ये नॉर्मल हुआ, ठीक है। तो नॉर्मल हुआ तो ये जो एंगल बन रहा है, देखो ये जो एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा आर और ये भी एंगल बनेगा आर, जो कि देखो ये जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो क्या हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे, ये आर अगर होगा तो ये भी आर हो जाएगा, ये इसके लिए इंसिडेंट का काम नहीं करेगा। मतलब कि अगर ये लाइट यहां से रिवर्स होगी ना, सिंगल फिनोमेना की बात कर रहा हूं मैं, सिंगल फिगर की, डबल फिगर, ये देखो यहां पर डबल फिगर है, ताकि समझे, आप समझ जाएं, तरीका आपको समझा रहा हूं।
सिंगल फिगर में अगर ये रे आई तो इंसिडेंट यहां तक आई, और वापस से अगर इधर से मैं ड्रॉ करूंगा इस तरह से, तो ये इसके लिए इंसिडेंट का काम करना चाहिए। लेकिन अगर मैं इस फिगर में देखूं तो ये एंगल ऑफ आर है, तो ये भी एंगल ऑफ क्या हो रहा है, आर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखो ये हो गया आई एंगल, ये हो गया एंगल आर, ये हो गया हमारे पास आई एंगल, ठीक है। तो देखो साइन आई अपॉन में साइन आर मतलब रेयरर अपॉन में डेंसर, फिर देखो रेयरर अपॉन में डेंसर। तो चाहे इस पॉइंट के लिए मीडिया का आप देख लो साइन एंगल और आर एंगल का रेशियो, चाहे इस मीडिया के लिए साइन एंगल और आर एंगल का रेशियो देखो, ऑलवेज क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और दोस्तों इसी कांस्टेंट को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं भी आपको फिर समझाऊंगा जब मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ओके, जरा ध्यान दीजिए, मैं इसको लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको डिनोट किया जाता है म्यू से, और कई कई बुक में नीटा एन से डिनोट किया जाता है। लिखने का तरीका क्या है जरा समझिए, आर कौन सा मीडियम है, दूसरा, साइन आई कौन सा मीडियम है, पहला। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आई वो कैसे आई, पहले के दूसरे के रिस्पेक्ट में पहले वाले मीडियम, ठीक है। तो ये इसका लिखने का तरीका है, और इसी को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि देखो ये साइन आई मतलब पहले एंगल पहले वाले मीडियम का और दूसरे वाले मीडियम के इंसिडेंट को क्या करा रही है, ये रिलेट करा रही है, और रिलेट कराने पर एक कांस्टेंट वैल्यू दे रही है सभी कंडीशन में किसी एक मीडियम के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसीलिए इसको कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा 100%। चलिए मैं एक बार और आपको समझाने की कोशिश करता हूं साइन एंगल और साइन आर, और आज का कंसेप्ट हम यहीं पर ड्रॉप करेंगे। इसके बाद फिर हम इसके बहुत सारे एग्जांपल फिनोमेना पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की चर्चा करेंगे। एक पर्टिकुलर वीडियो उसके लिए चाहिए 5-7 मिनट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। मान लो ये ग्लास है, ये इंसिडेंट रे है, ओके, ये बेंट हो गई, ये अवे हो गई। बेंट हुई तो नॉर्मल कुछ इस तरह से होगा, यस और नो। इसका भी नॉर्मल कुछ इस तरह से होगा, डॉटेड बनना चाहिए। ये देखो इसका भी नॉर्मल कुछ इस तरह से होगा कि नहीं होगा। ये एंगल ऑफ आई, ये एंगल ऑफ आर, ये एंगल ऑफ आर, ये एंगल ऑफ आई। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये एंगल ऑफ आर क्यों, तो देखो ये जेड बन रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो अगर ये आर है तो ये आर है, और ये आई क्यों हो जाएगा, ये हम लोग आगे रिलेशन पढ़ेंगे कि इंसिडेंट जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल होता है। ये एक्चुअल में इमर्जेंट रे है, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन रे बाहर आती है उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, उसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, ठीक है। और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंट। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंट, राइट। और ये दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए कहा गया कि चाहे आप इस मीडिया पॉइंट के लिए देख लो साइन आई अपॉन में साइन आर कांस्टेंट रहेगा, चाहे आप इस मीडिया पॉइंट के लिए देख लो साइन आई तो यही रहेगा, और साइन आर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आई, और यही है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप स्टूडेंट जो रिफ्रैक्शन का जो फिनोमेना था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जब बात करेंगे तो इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे कि जो रिफ्रैक्शन का है फिनोमेना है, इसके डेली लाइफ में कौन से ऐसे हमारे पास फिनोमेना है, या ऐसे कौन से ऐसे एप्लीकेशंस है जो हम लोग अप्लाई करते हैं, राइट। जैसे एक उनका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है लेंसेज परफेक्ट एग्जांपल है कि हम लोग रिफ्रैक्शन का यूज करते हैं, राइट। और बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जैसे TIR, बहुत कुछ होता है। खैर, तो अभी फिलहाल तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में, और हमारी नेक्स्ट सेशन की जो क्लास है तो बिल्कुल मिस मत करिएगा। छोटा सा वीडियो 10 या 15 मिनट का, लेकिन उसमें डिस्कस करेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट जो बच्चों के लिए अक्सर रहता है, जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और हाँ, पढ़ते रहिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में।